बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर हम आपका डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स। 35 क्वेश्चंस हैं आपके पास टोटल। 140 मिनट्स सॉल्व करने के लिए 12 एमसीक्यूज हैं, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यूज से। द टर्म मेटाबॉलिज्म ड्राइव फ्रॉम वर्ड ग्रीक, लैटिन, इटालियन, फ्रेंच। ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वो लैटिन या ग्रीक से ड्राइव किए जाते हैं। फ्रेंच से बहुत कम होते हैं, इटालियन से भी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है ग्रीक। आपकी बुक में भी मेंशन है। टर्म मेटाबॉलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। नेक्स्ट, द टर्म मेटाबॉलिज्म मीन्स स्प्लिट, चेंज, डिविजन, ब्रेक। अभी हमने पीछे इसका आंसर देखा, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है चेंज। ठीक है, ब्रेक नहीं होता, डिवीजन भी नहीं होता, स्प्लिट भी नहीं होता। चेंज कर देते हैं उस फॉर्म को, चले स्प्लिट भी कर देते हैं, स्प्लिट करके भी चेंज हो जाती है, लेकिन डिवीजन नहीं होती। ब्रेक भी होता है काइंड ऑफ। ओके, केमिकल एंजाइम्स आर प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। केमिकली एंजाइम्स जो है वो आपके पास प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। जब आपने चैप्टर को स्टडी किया है, एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये फैट्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं और डिफरेंट उसको मज़ीद छोटी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं या फिर छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो हर प्रोडक्ट, हर जो आपका सबस्ट्रेट होता है उसके स्पेसिफिक एंजाइम होता है। लेकिन वैसे केमिकली एंजाइम का खुद स्ट्रक्चर क्या है, तो वो प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू, द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, कोएंजाइम, प्रोटीन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आपका यहाँ पे सबसे पहला इरेलेवेंट ऑप्शन है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके पास एक डिफरेंट चीज़ है जिसको हमने चैप्टर में स्टडी किया है और आप आगे स्टडी करेंगे भी। प्रोटीन एंजाइम, हर एंजाइम जो है प्रोटीन से बना है, तो प्रोटीन उसका एक सेपरेट हो सकता है, लेकिन हर तरह का सबस्ट्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे कोएंजाइम आपके पास एक डिफरेंट चीज़ है जो कि एंजाइम की हेल्प करती है मजीद एफिशिएंटली वर्क करने में। तो जिस चीज़ पे एंजाइम एक्ट करता है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो राइट ऑप्शन है। Who first time used the term enzyme? विलियम कॉर्न, डैनियल कॉशलैंड, एमिल फिशर, इब्न नफीस। इब्न नफीस ने फर्स्ट टाइम मेटाबॉलिज्म वाली टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। विलियम कॉर्न ने एंजाइम की फर्स्ट टाइम टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। एमिल फिशर जो आपके पास है उसने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था और इसने इंड्यूस मॉडल प्रपोज किया था। राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? विलियम कॉर्न ने। इसने फर्स्ट टाइम एंजाइम की जो टर्म है उसको यूज किया था और ये आपकी बुक में भी मेंशन है। ये देखें जी, 1878 जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम कॉर्न फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम। ओके, नेक्स्ट आपके पास है द कैटालिटिक रीजन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। कैटालिटिक रीजन का मतलब कि जिस जगह पर एंजाइम रिएक्शन करता है, कोफैक्टर नॉट, कोएंजाइम नॉट, प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉट। एक्टिव साइट आपके पास वो रीजन होता है जहां पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है और फिर रिएक्शन होता है। ये देखें जी, only small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. This region is known as active site. It recognizes and binds substrate and then carries out reaction. Next आपके पास है which one is an organic factor? Flavin, heme, both A and B, none of these. इनमें से कौन सा organic factor है? ये आपके पास मेंशन है। को फैक्टर्स जो है वो आपके पास दो तरह के होते हैं, आया इनऑर्गेनिक होते हैं या फिर ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक हमारे पास कौन से हैं? फ्लेविन और हीम। यानी कि आपके पास बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। विच विटामिन एक्ट एज कोएंजाइम, ये भी आपका इसी में नीचे मेंशन है। कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स एग्जांपल राइबोफ्लेविन, थायमिन, फॉलिक एसिड। हमारे पास क्या ऑप्शन थी? राइबोफ्लेविन, थायमिन, फॉलिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आपके पास क्या राइट ऑप्शन है? तीनों की तीनों आपके पास विटामिन के तौर पे एक्ट करती हैं। विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स?
प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज, ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज लाइपेज आपके पास लिपिड पे उस पे रिएक्ट करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे करता है, और प्रोटीएज आपके पास प्रोटीन पे करता है। प्रोटीएज ही प्रोटीन पे करेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे करेगा, लाइपेज लिपिड पे करेगा, कोई एंजाइम चेंज नहीं होगा यहाँ पे, जो उसका सबस्ट्रेट है वो उसके लिए स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे प्रोटीएज आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ह्यूमन एंजाइम यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उस पे एंजाइम सबसे अच्छा काम करेगा, तो वो हमारा क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो बाकी आपके पास टेम्परेचर दिए गए हैं इन पे एंजाइम डीनेचर हो जाता है, यानी कि काम करना छोड़ देता है। तो 37 उसका जो है वो मैक्सिमम वर्किंग स्पीड इस पे आती है। नेक्स्ट आपके पास है हु प्रोपोज्ड लॉक एंड की मॉडल, विलियम कौन है, डैनियल कॉशलैंड, एमएल फिशर, नन ऑफ दीज सबसे पहले आउट करेंगे। हमारे पास विलियम कॉर्नर ने तो एंजाइम टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था, डैनियल कॉशलैंड ने आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था, और एमएल फिशर जो है उसने लॉक एंड की मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी व्हेन वाज इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज्ड, 1952, 1958, 1954, 1956। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास आई थिंक सो 1958, जिसमें डैनियल कॉशलैंड ने आपके पास इंट्रोड्यूस करवाया था मेथड जो था इंड्यूस फिट मॉडल। ये देखें जी ऊपर जो एमसीक्यू था उसका ये आंसर एमएल फिशर, और ये आपके पास 1958 में डैनियल कॉशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल को अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था इंट्रोड्यूस करवाया था, मॉडिफिकेशन की थी लॉक एंड की मॉडल की, और फिर ये प्रपोज किया था जो आपका इंड्यूस फिट मॉडल है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की वर्किंग का जो था। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं, और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है, और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। ओके, तो एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन मेटाबॉलिज्म। इसमें सिंपली आपने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने बतानी है कि उसकी टाइप्स क्या हैं। तो दो ही टाइप्स हैं आपके पास एंजाइम की, और सॉरी मेटाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, वो आप मेंशन कर दीजिएगा। डेफिनेशन ये आपकी बुक में दी हुई है फर्स्ट पेज पे। मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ biochemical reaction that occur in living organism in order to maintain life। ठीक हो गया। और ये एग्जांपल भी आ गई, सॉरी टाइप्स हैं। एनाबॉलिज्म includes the biochemical reaction in which larger molecules are synthesized, while catabolism includes the biochemical reaction in which larger molecules are broken down। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास वो एनर्जी है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। All chemical reactions requires activation energy. It is defined as the minimum energy required to start a reaction. The need for activation energy act as a barrier to the beginning of reaction as symbolized in the diagram. Enzymes lower such barriers by decreasing the requirement of activation energy. This in the presence of enzyme reaction proceed at a faster rate. ये ऊपर जो आपके पास बताया गया है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है, इसमें ये जो धक्का लगा रहे हैं बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एंजाइम क्या करता है कि इस एनर्जी को लोअर कर देता है ताकि आपके पास रिएक्शन जो है वो तेजी से हो सके, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी एंजाइम है वो इसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है क्योंकि एंजाइम ज़्यादा फास्टर आपके पास वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट,
हु फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम, जैसे कि पर हमने एमसीक्यू सॉल्व किया तो विलियम कौन है, हु फर्स्ट यूज दी टर्म एंजाइम, लेकिन इसमें आप ये बताएंगे कि उसने कौन से ईयर में ये टर्म, और वो कौन था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, कौन से ईयर में उसने ये टर्म यूज की थी। फिर साथ आप बता दीजिएगा कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स made of long linear chains of amino acids that form to produce a three-dimensional molecule। ठीक है, सात डायमेंशन बता दीजिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स हमने पूरे लेने हैं। राइट 2 to 6 ऑफ एंजाइम, कोई सी जो है वो आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मत लिखिएगा, 4 लिख दीजिएगा, लेकिन 3 भी बेस्ट है। सबसे पहले आगे लिखिएगा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट एज मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज अनकम्पेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। फिर आप ये दूसरी लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, ये बहुत सारी आपको यहाँ पे दी हुई हैं, जो सी आपको बेस्ट 3 आती हैं वो आप लिख सकते हैं। 4 भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन 3 आर इनफ। 2 मत लिखिएगा, क्योंकि 2 जो है वो बेशक आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन 2 फिर भी कम पड़ जाती हैं। हमने एग्जामिनर को इंप्रेशन ये देना है कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की एग्जाम की, ताकि वो आपके नंबर कहीं से काट ही ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डिफाइन एक्टिव साइट। तो अभी हमने एक्टिव साइट को भी पीछे डिस्कस किया था। एक्टिव साइट की डेफिनेशन आपके पास दी हुई है यही, only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. The catalytic region is known as active site. It recognizes and binds substrate and then carries out reaction. ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है व्हाट आर कोफैक्टर्स। ये आपके पास नीचे ही कोफैक्टर्स की डेफिनेशन लिखिए। Some enzyme do not need any additional component to work. However, others require non-protein molecules or ions called cofactors. Cofactors can be either inorganic or organic. इनकी आपने एग्जाम्पल भी लिख दी है साथ। इफ ऑर्गेनिक होगा तो फिर नहीं, यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है इसकी एग्जाम्पल में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ कोफैक्टर पूछी है इसने। What right differences between cofactor and coenzyme? ये आपके पास ऊपर हमने स्टडी की कोफैक्टर डेफिनेशन, नीचे ही आपके पास आ जाती है कोएंजाइम। If organic cofactors are tightly bound to enzyme, they are called procyclic group. If organic cofactors are loosely attached with enzyme, they are called coenzyme. Coenzyme transport chemical group from one enzyme to another. Some important vitamins, riboflavin, thiamine, folic acid act as coenzymes. ये आपने जरूर मेंशन करना है, एक तो इसकी डेफिनेशन, दूसरा कौन से विटामिन कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेम दी विटामिन व्हिच एक्ट एज कोएंजाइम। अभी हमने देखा राइबोफ्लेविन था आपके पास, और उसके अलावा थायमीन था, फॉलिक एसिड था। ये उसकी टाइप्स हैं, सॉरी विटामिन है जो कि आपके पास कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। गिव 2 यूजेस ऑफ एंजाइम्स। आपकी बुक में 4 यूजेस बताए गए हैं, उन चारों के चारों लिख देंगे, वेल एंड गुड। 3 लिख देंगे, बहुत अच्छी बात है। 2 भी लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह की हेडिंग्स बनाकर इन्होंने किए हुए हैं, वैसे आप लोगों ने भी हेडिंग बनाकर ही करना है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। नेम ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। वैसे उसने 1 पूछा है, लेकिन आप फिर भी 2 बता देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो इसमें आप 2 बता सकते हैं। कोई से बता दीजिएगा। टेम्परेचर था आपकी बुक में, पीएच है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, जो से 2 बेस्ट आपको आते हैं आप बता सकते हैं। डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम बेस्ट वर्क करता है। ठीक है जी, ये आपकी बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है। एवरी एंजाइम वर्क at its maximum rate at a specific temperature called as the optimum temperature for the enzyme. और नीचे एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, the optimum temperature for the maximum working speed of human enzyme is 37 degrees centigrade. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। ये आपके पास डेफिनेशन है इसकी।
When temperature is raised well above the optimum temperature, heat energy increases, the vibration of atoms of enzyme and the globular structure of enzyme is lost. This is known as the degradation of enzyme. किसी वजह से भी हीट ज़्यादा हो जाए, तो आपका जो बॉडी हीट ज़्यादा हो जाए, तो फिर जैसे बुखार हो जाता है, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, कुछ खाया पिया नहीं जाता, तो हमारे जो एंजाइम्स हैं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से हमारी ये हालत हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. सबस्ट्रेट आपके पास वो चीज़ होती है जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच होती है. जैसे कोई प्रोटीन हो गया, आपने खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट इनहेल किए अंदर, सॉरी आपने इनटेक किए कार्बोहाइड्रेट, तो वो जाएगा, वो एक सबस्ट्रेट है जो एंजाइम पे जाके अटैच होगा. ठीक है, उसके बाद जब वो स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा, एंजाइम उसको चेंज करेगा, तो जो चीज़ आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या होगी, प्रोडक्ट होगी. ठीक है, ये इनके मेजर डिफरेंस है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में. ये सबस्ट्रेट वो चीज़ है जो एंजाइम से जाके अटैच होती है, और उन दोनों की अटैचमेंट के बाद जो चीज़ बनती है वो क्या है, प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म आपके पास क्या है जी, ये आपके पास दो टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की. कैटाबोलिज्म में हमने ऊपर स्टडी भी किया था. ये कैटाबोलिज्म में आपके पास क्या होता है, कैटाबोलिज्म में आप लार्जर मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं. ठीक है, और एनाबोलिज्म में आप क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवाते हैं. तो एनाबोलिज्म की मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास हो सकती है एक्सरसाइज. जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनकी जो इतनी बॉडी बनती है वो एनाबोलिज्म के नतीजे में बनती है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको मिलाकर वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फिर वो उनके मसल्स ग्रो करते हैं. तो ये इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं. और कैटाबोलिज्म जो है जिसमें आप लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें आपकी आ सकती है जैसे कि डाइजेशन हो गई आपके पास एग्जांपल, जिसमें आप जो खाते हैं अंदर जाके वो आपके लिपिड्स हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है एंजाइम. तो ये इसकी यहाँ पे एग्जांपल हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डू एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. इसको भी हमने अभी स्टडी किया, ये आपके पास था. ये enzyme lower the activation energy in several ways. They may alter the shape of substrate and reduce the requirement of energy for this change. Some enzymes do so by disrupting the charge distribution on substrate. Enzyme may also lower activation energy by bringing substrates in the correct orientation to react. ये आपके पास तीन उसने तरीके बता दिए जिस तरह से आप एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स बना के आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम. इसकी हम देखते हैं कि ये टाइप्स हैं आपके पास एंजाइम्स की. एंजाइम कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क. दे मे बी इंट्रासेलुलर एंजाइम, और जैसे कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म, और मे बी एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन द स्टमक कैविटी. इंटरसेलुलर आपके पास वो होगा जो कि सेल के अंदर काम कर रहा है, और एक्स्ट्रासेलुलर जो कि सेल के बाहर काम कर रहा है. एग्जांपल भी आपको साथ दी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एग्जांपल एग्जांपल देनी है, और पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू रिएक्शन इफ एंजाइम concentration is kept constant and amount of substrate is increased. अगर आपके पास एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एंजाइम हम लिमिटेड करने हैं और आपकी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को जो है हम इंक्रीज करने हैं, तो फिर क्या होगा, यही होगा. हर सबस्ट्रेट जो है उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास एंजाइम रिक्वायर्ड हो. लेकिन अगर आपके पास सारी की सारी एक्टिव साइट्स ही ब्लॉक कर दी जाएं, तो फिर आपके पास क्या होगा. ऑब्वियसली जब सारे एक्टिव साइट आपके पास बिजी होंगी तो बाकी सबस्ट्रेट जो है वो वैसे की वैसे ही रहेंगे, उन पे काम नहीं हो सकेगा. तो आपका जो वर्किंग है बेसिकली एंजाइम की वर्किंग में क्या हो जाएगी,
लिमिटेड हो जाएगी, ये नतीजा निकलेगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं when the active sites of all enzymes are occupied at high substrate concentration, any more substrate molecules do not find free active site. This state is called saturation of active site and reaction does not increase. आपके पास enzyme की working जब limited हो जाएगी तो reaction होना मजीद बंद हो जाएगा, जब तक कि active sites free नहीं हो जाती और बाकी substrates की बारी नहीं आ जाती। ठीक है, तो आपके पास reaction का जो rate है वो still हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन ऑप्टिमम पीएच, हाउ डज पीएच अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। पीएच कैसे आपकी एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करता है जी। पीएच अगर आपकी ऊपर ज़्यादा नीचे हो जाए, थोड़ी सी इफेक्ट हो जाए, तो एंजाइम जो है वो उसकी वर्किंग जो है वो डेफिनेटली ख़राब हो जाती है। ये हम देख लेते हैं कि आपकी बुक में उन्होंने इसके बारे में क्या बताया। ठीक है, a slight change in this pH cause degradation in enzyme activity or block it completely. Every enzyme has its specific optimum pH value. For example, pepsin working in stomach is active in acidic medium, low pH, while trypsin working in small intestine shows its activity in alkaline medium. Change in pH can affect the ionization of the amino acid at active site. अगर आपके पास pH ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा। ठीक है, और अगर पीएच कम हो जाएगी तो भी काम नहीं करेगा। जब उसको उसकी रिक्वायर्ड पीएच मिलेगी तो ही एंजाइम काम करेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, ये हैं आपके एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी बुक में मेंशन है। बहुत सारे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आप लिख दें। आपके पास टोटल 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब है कि 6 to 7 पॉइंट्स आपने लिखने हैं या फिर 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो इन जो पॉइंट्स हैं आपने ऐसे कैसे नहीं लिखने हैं, बल्कि इनकी हेडिंग्स बनानी है आपने अच्छे से, उसके बाद आपने इनको लिखना है। ठीक है, सारे के सारे लिख दें, 6 लिख दें, 5 लिख दें, लेकिन 5 से कम पॉइंट्स नहीं लिखने आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके जी, कौन कौन से फैक्टर्स थे हमने देखे थे। आपके पास टेम्परेचर है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन था, आपके पास पीएच था। ओके, अब आपने जब ये फैक्टर्स लिखने हैं तो इसके साथ साथ ये जो आपके ग्राफ्स बने हुए हैं, ये ग्राफ्स भी आपने बनाने हैं। हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी की बुक में डायग्राम होती है, उससे रिलेटेड कोई ग्राफ होता है, कोई पिक्चर होती है, तो या कोई भी चीज़ होती है, तो बायोलॉजी में हमेशा उसके एक नंबर होता है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इन ग्राफ्स का एक नंबर होगा। ठीक है, तीनों ग्राफ्स का एक नंबर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले तो ये ग्राफ्स आपने ज़रूर बनाने हैं। ये ग्राफ्स आप बनाएंगे, इस एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने तैयारी की है पूरी तरह से। ठीक है, तो ग्राफ्स बनाने से ही, अगर आप पैराग्राफ में कोई बात मिस कर गए हैं तो वो ग्राफ बनाने से पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ग्राफ आपने मस्ट बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, ये इसके नीचे ही ये आपके पास टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, इसमें आपके पास 2 किस्म के मॉडल थे, एक लॉक एंड की मॉडल था और एक इंड्यूस फिट मॉडल था। दोनों की अलग अलग हेडिंग्स दे के आपने बनाना है। ये इक्वेशन भी आपने लिखनी है, उसके अलावा आपने बताना है, ठीक है, कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और किस ईयर में करवाया था। ठीक है, उसके अलावा एक्सप्लेनेशन की आपने अलग से हेडिंग देनी है। ओके, और ये जो दोनों की डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स भी आपने बनानी है, मस्ट है, इन्हें स्किप नहीं करना। इनका पूरा एक नंबर होता है, वरना वो मार्क्स फिर आपको देते नहीं हैं। फिर बच्चे कहते हैं हमारे मार्क्स क्यों कटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, एक्सप्लेन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ चुका है। वैसे तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, लॉक एंड की मॉडल आ जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो ये आपके पास है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, इस टॉपिक को भी आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। आपने इसकी क्या बनानी है, हेडिंग्स बनानी है। ठीक है, तो इसमें इस टॉपिक में आपको यही बताया गया ना कि हर एंजाइम जो है वो डिफरेंट है, उसका सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। प्रोटीन है तो उसका प्रोटीएज ही होगा, माइलेज है तो वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। ठीक है ना,
लाइपेज है आपके पास तो लिपिड स्प्रेड करेगा, तो आपने 3 अलग अलग हेडिंग्स देनी है। ठीक है, आपने हेडिंग देनी है पहले प्रोटीन्स, और फिर नीचे आपने उसके एंजाइम का नाम मेंशन करना है, फिर आपने हेडिंग्स देनी कार्बोहाइड्रेट, और फिर आपने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि स्टार्च पे जो है वो माइलेज काम करेगा। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं आप बता सकती हैं ना कि प्रोटीएज प्रोटीन पे काम करेगा, स्टार्च जो है इमाइलेज जो है वो स्टार्च पे काम करेगा, फिर आपने बताना लाइपेज जो है वो लिपिड्स के ऊपर काम करेगा। ठीक हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो आपका हेडिंग्स के साथ आपने करना था कि एक तो क्वेश्चन लेंथी भी हो जाए, दूसरा उसकी प्रेजेंटेशन भी हो जाए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, हाउ कैन यू रिलेट विद मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो डिस्क्राइब एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है जी, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद आपने उसकी टाइप्स बतानी है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बतानी है। ठीक है, फिर आपने बताना है कि एंजाइम्स जो हैं वो किस तरह से मेटाबॉलिज्म से रिलेट करते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एंजाइम। Enzymes are crucial to metabolism because they act as biocatalyst and speed up and regulate metabolic pathways. अगर आपके पास एंजाइम नहीं होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर आपने बताना है जी एक्टिवेशन एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है, उसकी डेफिनेशन आपने बतानी है, किस में रिक्वायर्ड होती है, एंजाइम में रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एंजाइम काम करते हैं, क्या बनाते हैं, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ आपने हेडिंग्स दे दे के जो भी बताना है। ठीक है, फिर ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी आपकी कि ये मिनिमम एनर्जी है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक हो गया, और एंजाइम जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं ताकि ज़्यादा इजीली जो है वो आपका रिएक्शन जो है प्रोसीड कर सके। ओके, अव्वल तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बाकी के ऊपर 4 सवाल दिए गए हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरह ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लगे कि कोई कमी रह गई है या कोई चीज़ सही तरह से एक्सप्लेन नहीं हुई, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पेपर में क्या कमी बेशी लगी। ठीक है, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।